हेलो। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे अब बताने जा रही हूँ कि शिक्षा में राज्य तथा समाज की भागीदारी। शिक्षा का जो हमारे राज्य में स्थान है और राज्य का एक उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे। हमारे समाज के सहयोग के बिना कोई भी राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर विभाजन। तो शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का आरंभ वैदिक कालीन शिक्षा में ही हो गया था, क्योंकि उस समय शिक्षा का संगठन दो स्तर पर था, एक प्राथमिक और दूसरा उच्च। प्राथमिक शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की जो नींव रखी गई थी वैदिक काल में, उसी के आधार पर ही अब आज शिक्षा में विभिन्न स्तर जैसे शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इनमें वो विभाजित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च शिक्षण विधियों की। उत्तम शिक्षण विधियाँ। वैदिक काल में शिक्षा के प्रारंभ से ही हमारे देश में अनेक शिक्षण विधियाँ रही हैं, जैसे अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, तर्क विधि, नाटक विधि और कहानी कथन विधि। वैदिक काल में ही श्रवण, मनन और निदिध्यासन विधि का विकास हो चुका था और शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया गया था। आज भी हम लोग मनोविज्ञान के आधार पर जो नई और तकनीकी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक वैदिक कालीन शिक्षण विधियों का ही देन है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास। यानी कि वैदिक काल में ही जो अनुशासन था वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक संयम से था। गुरुओं के आदेश और गुरुकुल के नियमों का पालन करने से था। और वैदिक कालीन अनुशासन दो भागों में विभाजित था। एक बाह्य अनुशासन जो कि नैतिक नियम के अनुसार था, और आंतरिक जो कि नैतिक नियमों के लिए स्वीकृति और आचरण करने के लिए आंतरिक प्रेरणा देता था। इसके बाद हम बात करते हैं जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति। वैदिक काल में जो जन शिक्षा थी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा सभी को प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप गुरुकुलों में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जब तक ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उसके पहले सभी को शिक्षा का अधिकार था। अब हम आपको बात करते हैं वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई भेदभाव ना होना। प्राथमिक काल में जैसा कि बताया कि सभी को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन उच्च शिक्षा के समय गुरुकुलों में स्त्रियों का प्रवेश नहीं हो पा रहा था। इसलिए उच्च शिक्षा जो धनाढ्य लोग थे वो अपने घर में ही अपनी बहन और बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था कर देते थे। तो उच्च शिक्षा गिनी चुनी स्त्रियों को ही मिल पाई, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में सभी की शिक्षा पर समान अधिकार था। तो आज हम बात करते हैं कि इसकी नींव जो है ये वैदिक काल में ही पड़ गई थी, और इसके लिए हमको वैदिक कालीन ऋषि और गुरुओं का भी ऋणी होना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा। वैदिक काल में इस व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा गया था, और छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको ये शिक्षा उपलब्ध होती थी। आज जो हमारा भारत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ पर वहाँ सबको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल।
तो वैदिक काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आधुनिक युग में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण जो आज हम लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है, इससे हमारे देश, इसको देख करके हमारे देश में फिर से धार्मिक और नैतिक शिक्षा की ज़रूरत महसूस हो रही है और इसको ज़रूरी भी कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के निष्कर्ष, क्योंकि ये वैदिक कालीन शिक्षा जो है अब पूर्ण हो रही है। तो भारत की जो वैदिक युगीन शिक्षा पद्धति है, ये हमारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति कहलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अगर इसमें जो दोष हैं उनको हम निकाल दें तो वैदिक शिक्षा पद्धति जो है ये गुणों की खान है और एक आदर्श और श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली अपने समय की श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। उसमें मुख्य गुण थे जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, छात्रों का आध्यात्मिक विकास, छात्रों का संयमित जीवन, संस्कार प्रधान गुरु शिष्यों का अनुशासित जीवन, गुणों के साथ साथ जो दोष थे उनको भी दूर कर दिया जाए। ये दोष थे जैसे रटने पर ज़्यादा बल देना, कठोर अनुशासन था और शिक्षा के समय जो भिक्षा वृत्ति थी, भिक्षा मांगना पड़ता था, ये कुछ दोष आज के समय हमको ये दोष लगते हैं, लेकिन उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ये शायद बहुत ज़रूरी रहे हों, क्योंकि शिक्षा निःशुल्क थी तो उसकी वित्त व्यवस्था कहाँ से हो, इसलिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी। भारत की संपूर्ण जनसंख्या तक अगर ये जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसको मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से पहुंचा दिया जाए तो ये भारत एक बार फिर से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के साथ ही पूरे विश्व के लिए ये शिक्षा अनुकरणीय बन जाएगी। धन्यवाद।